अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जनाब सुबह खैर। भीगी भीगी और ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और ये दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और इंतहाई खूबसूरत मौसम से आप लोग लुत्फ अंदोज भी हो रहे होंगे और जनाब कामयाबी के साथ आप लोग जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और कामयाबी के लिए क्योंकि फोकस्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आवारागर्द और मुसाफिर में सिर्फ मंजिल का फर्क होता है। चलते तो दोनों ही हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ वही पहुंचता है जिसे मंजिल का रास्ता पता होता है। अपनी मंजिल का तायुन करना चाहिए हमें और हर रोज छोटे छोटे कदम उठाकर उस मंजिल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग बेशक आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर अपनी मंजिल पर। और फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर मशरूबात का इस्तेमाल जो है हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम बल्कि रिवायती मेरे ख्याल से बन चुकी है कि हम अपने मेहमानों की तवाज़ो जो होते हैं वो फिजी ड्रिंक से करना काबिल फ़ख्र समझते हैं। और अगर किसी को ये मशरूबात ना पिलाए जाएं तो वो समझता है कि जनाब हमने उनसे इज्जत ही नहीं दी है। और इसी तरह हम खुद भी ये मशरूबात पीकर फरहत महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर जो हमारा दस्तरखान है ना वो अधूरा ही समझा जाता है। और खाने के बाद ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स हम में से बेशतर लोग उसको पीते हैं, लेकिन हकीकत में जनाब हम इन फिजी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मेहमानों और अपने साथ खुद जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि इन मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करता है। और स्पेशली खाने के बाद जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वो कई ख़तरनाक बीमारियां जो है वो हमें हमारे अंदर पैदा करती हैं। एक नई तिब्बी तहकीक है उसमें बताया गया है कि महज एक कोल्ड ड्रिंक का जो इस्तेमाल है वो ज़िंदगी के 12 मिनट हमारे कम कर देता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमारी डाइट का भी और तवाज़ो करने का भी एक लाजिम और मलजूम हिस्सा बन चुका है कि हमने किसी के सामने अगर मेहमान आ गया तो उसको हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिलानी है या ख़ुद भी उसको पीना है। तो हमें सबसे पहले तो बताइए कि इसके क्या क्या नुकसानात हमारी सेहत के लिए हो सकते हैं। बहुत अहम मौजू है जी, क्योंकि हमारे माशरे में एक फैशन बन गया है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर किसी को कहते हैं कि जी सर्व भी नहीं करना और अच्छा भी नहीं समझा जाता कि साथ कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद नहीं है। हालांकि देखा ये जाना चाहिए कि जब आप खाना खाते हैं तो उसको अच्छी तरह चबाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मुंह के अंदर ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो अपनी सिक्रीशन जो हैं वो खाने के साथ मिक्स करते हैं। ठीक। तो उन सिक्रीशन के साथ एक ख़ास पीएच वैल्यू जो है फूड की बन जाती है। ठीक है, वो जाके आपके खुराक की नाली के थ्रू वो मैदे में जाके दाखिल होती है। तो ये पूरा जो एक बनता है महलूल, उसको हम कहते हैं काइम। ओके। ठीक है ना, इसके साथ आपकी बाइल एसिड भी शामिल हो जाता है, लिवर की सिक्रीशन है, गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन है, तो वो मिल जाती हैं और सारा एक प्रोसेस एक होता है। तो कम से कम 20-22 दफ़ा चबाने से मैं समझता हूँ कि तमाम सिक्रीशंस उसमें शामिल होती हैं और उस खाने के जो बेनिफिशियल असरात हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, एक तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें आपको मालूम है कि कार्बोनेटेड वाटर जो है वो होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से गुजारी जाती है, जिससे वो एफर्विसेंट और उसका सारा बनता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक जो बनती है वो भी नुकसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से कार्बोनिक एसिड बनता है, वो एक एसिड है। तो जाहिर है एसिड जो है वो स्टमक के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है। इसके साथ उसमें फिर डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। बिल्कुल। उसमें शुगरी कंटेंट भी होते हैं और फ्लेवर्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। कि क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी बेटर। उसमें जो है वो ऑयल का इस्तेमाल जो है वो गैर जरूरी ना हो, और उसमें जैसे आपने फरमाया कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उसको अवॉइड करें। अगर पीनी है, बहुत ज़रूरी है, तो 40 मिनट के बाद
वो लेकिन हम ले तो सकते डॉक्टर साहब बच्चों को भी फीडर्स में कोल्ड ड्रिंक डाल के दे रहे होते हैं कि बिल्कुल आप सही। लोग भी पी लें, इवन कि बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम अगर परवरिश ही उनकी ऐसी होगी, जो मोटापा और जो हमारे दिल के अमराज हैं वो तो फिर बढ़ेंगे ना, उनसे फिर हम कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक फीडर में डाल के आपने सही जाती है, ये बिल्कुल दर्ज किया ऐसे ही है। इसी तरह ही होता है। और उसमें क्यों इस तरह होता है कि क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट जो है वो बड़ा प्लेजेंट सा टेस्ट है, बच्चा भी उसको लाइक करता है। तो उसका नुकसान मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 तो ये नुकसान है कि जो दूध का टेस्ट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। बच्चा फिर दूध नहीं पीता। एक डिफरेंट टेस्ट आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसे ही। इसलिए कहते हैं ना कि माँ का दूध बेहतरीन है। अच्छा, माँ के दूध का अपना एक टेस्ट है। जब उसको आप आर्टिफिशियल मिल्क देते हैं, डब्बे का दूध देते हैं या उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, तो उसका जो टेस्ट सेंटर है, वो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डेविएट कर जाती हैं अपने एक्चुअल जो सही वाली चीज़ से, तो वो नहीं पिएगा। ठीक है। वो दूध भी नहीं पिएगा, वो सिर्फ फिर कोल्ड ड्रिंक्स ही पिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक के नुकसान छोटे बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में, दोनों में एक जैसे हैं। छोटी उम्र के बच्चों में नुकसानात कोल्ड ड्रिंक ये एक तो ये है कि कार्बोनेटेड वाटर, मैंने पहले कहा कि उसमें शामिल होता है, वो इरिटेंट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए। इरिटेंट होने की वजह से समटाइम्स ये होता है कि जो खुराक की नाली के नीचे ना एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो वीक हो जाता है। ओके। उस वीक होने से रिफ्लेक्स जो है, यानी गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है, कोई भी एसिडिक है या कोई भी फूड है, वो ऊपर की तरफ आता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना जी। इसको हम जर्ड कहते हैं। तो जर्ड ज्यादा हो सकता है, बच्चों में भी होता है, ये बड़ों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा ये अगर आप लेते हैं तो प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है। तीसरा ये है कि हड्डियों के ऊपर इसके नुकसानात हैं। मकसद हमने देखा है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों में कैल्शियम की वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो मकसद है और बहुत सारे जो शुगरी कंटेंट है, शुगर के अपने नुकसानात हैं। वो क्या है कि फैट ज्यादा हो जाती, बच्चे ओबेसिटी हो जाती है, और ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी जो है बीमारियां वो हमें लाहक हो जाती है। दूसरा, हमें कट ऑफ टाइम बता दें डॉक्टर साहब कि हमने इस उम्र के बाद जो है वो फिजी ड्रिंक्स नहीं पीनी, जो हमारी सेहत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। देखें जी, छोटी एज और बड़ी एज, यानी अब आप 50 जो है अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो कि उस एज में जो एक तो वाटर यूरिनेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। ठीक है। और उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है जब आप ऐसी एज में पियेंगे। खासतौर पर मैंने बुजुर्गों को देखा, हमारे जो वो भी बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल पसंद तो करते हैं, लेकिन वो उन्होंने एक टाइम रखा होता था कि इस टाइम के बाद हमने पानी इतना पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी इस्तेमाल करनी है और सारा करना है। और वो उसके अलावा अगर ले लेते थे तो वो दूसरे दिन आके हमें कहते थे कि रात में सोया नहीं हूँ, सारी रात यूरिन कर। देखें, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नींद एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, अच्छी नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हमें ये देखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ड्यूरिंग स्लीप वो डिस्टर्ब ना हो। तो पानी ज्यादा पी लेने से, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेने से एक तो मैदा खराब, डकार, ये इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं और कई किस्म के नुकसान आते हैं, गुर्दे के ऊपर बड़े नुकसान आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे अहम है कि हमें बॉडी के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना जी। जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं वो डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं। हम पानी पी रहे हैं अपने दौर से, तो हम इसको फ्लूइड समझते हैं, लेकिन ये बॉडी के पानी को कम कर रही हैं। और यही हम आप आगे रोज़े आ रहे हैं तो रोज़ों में लोग अफ्तारी के टाइम पे पीते हैं फिजी ड्रिंक्स। उसका नुकसान क्या होता है कि गुर्दे के ऊपर असरात होते हैं इसके। गुर्दा डिहाइड्रेट होता है, बजाय उसको पानी मिलने के वो जब फिजी ड्रिंक्स मिलते हैं तो वो फिजी ड्रिंक्स गुर्दे के ऊपर नुकसानदेह साबित हो सकती है उसके लिए। और दूसरा डॉक्टर साहब, खाने के फौरन बाद तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि पानी नहीं पीना, और ये सुन्नत भी है कि खाने से पहले आप लोग पानी पिए। दूसरा, हम लोग जैसे आपने पहले भी बताया चाय और कॉफी के हवाले से, दोबारा हमें बता दें कि खाने के साथ हम लोग चाय कॉफी भी पीते हैं और नाश्ते के साथ खास तौर पर चाय और कॉफी पीने का ज्यादा रवाज है, तो कितनी देर बाद वो भी पिए? और दूसरा, ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, उस हवाले से भी बता दें। अच्छा जी, ग्रीन टी का दो चीजें हैं। एक तो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि इसमें भी एसिड होता है, एसिड जो है स्टमक के लिए ठीक नहीं। ओके। टैनिन जो है एसिड ही है ना, जो ग्रीन टी में होता है। दूसरा ये है कि अगर खाने के बाद, वो सब के लिए वही असूल है, 35-40 मिनट जो है वो बाद में पीने। उसके दरमियान में, उसके पहले नहीं पीनी चाहिए।
क्योंकि कई चीज़ें जो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना, प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन, वाइटामिन की अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं कि इसका जो है ना हमें मुहतात रहना चाहिए। और ख़ास दो तरीके हैं ना, एक तो आप शुगर फ्री डाइट्स जो है वो लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें शुगर नहीं है। उसमें भी देखना चाहिए कि बाद ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने देखा, एक स्टडी हुई है कि लेडीज़ में ख़ास तौर पे रूमाटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, ख़ास गंठिया जिसको कहते हैं, ओके, वो बढ़ जाता है। तो है। ये जब इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, तो चाय हो या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स हो या आपकी ग्रीन टी हो, इनको कम से कम 40 मिनट्स के बाद इस्तेमाल करें ताकि प्रॉपर जो एक मैकेनिज्म है अब्जॉर्प्शन का, फूड की अब्जॉर्प्शन का, वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब कि वो ग्रीन टी खाने से पहले भी पीते हैं, खाली पेट भी पीते हैं, वो गलत, सुबह उठ के साथ, वो नहीं ठीक है। उसकी रीजन मैं बता दी पहले भी, उसका फायदा कोई नहीं है ना। आप एक तो एसिडिक कंटेंट है वो आप कर रहे हैं, तो वो सारा उसमें जो है वो सारी सिलसिला है, बड़ी चीजें हैं। बाद लोग इसको अपने देखें, बात ये है साइंटिफिक बेस बड़ी जरूरी है। जो भी बात हम खासतौर पे डॉक्टर हजरात जब आप इस लेवल पे आके मीडिया पे करते हैं तो एविडेंस बेस होनी चाहिए। मैंने आप पहले भी, एविडेंस बेस ये होती है कि जिस बात के ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च जो है वो बेस कर रही हो, बिल्कुल ठीक है ना। बेतुकियां सी बात जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था, ये आप देखें कोविड के दिनों में वो सना मक्की जो है पानी पी पी के लोगों ने सत्यानाश किया, डायरिया हो गया, सारा कुछ हो गया। तो जब तक उसका एक बंदे के ऊपर कोई असरात जो है ना वो काउंट नहीं करते हैं। जब हम स्टडी बनाते हैं तो वो एक सैंपल साइज होता है, तो सैंपल साइज में उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं कि इस चीज के क्या इफेक्ट्स हैं या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो हमें बताइए, अगर हम लोगों ने फिर कोल्ड ड्रिंक्स की जैसे हम बात करें तो इसका कोई मुतबादिल है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कि हम अगर ड्रिंक्स छोड़ रहे हैं तो हम कुछ और पी सकते हैं? बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है जी, सादा पानी बेहतरीन है, ठीक है। इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है, अगर आप लेना ही चाहते हैं, जैसे गर्मियां आएंगी ना तो सत्तू पानी बेहतरीन। अब मेरी बात सुने ना, घर में कोई गेस्ट आ जाता है उसको तो नहीं खाली पानी पिलाएंगे ना? ये बात अलबत्ता बिल्कुल ठीक है, ग्रीन टी दे दें, ठीक है, लेकिन ग्रीन टी में शुगर न शामिल करें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी है, वो ब्लैक कॉफी है, ओके। अच्छा, उसके ऊपर रिसर्च मौजूद है कि ब्लैक कॉफी दिल के लिए भी ठीक है, ठीक है ना, खास मिकदार में, कम नहीं ज्यादा हो तो फिर विदाउट मिल्क विदाउट शुगर, ठीक है, वो आप दे दें, बेहतरीन चीज है, सेहत में फायदा हो ना, आप किसी के सर्व कर रहे हैं। ये जितनी अवेयरनेस होगी ना मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा होगा कि आप कोई घर पे मेहमान आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक के बजाय या तो आपको उनको ब्लैक टी पिला रहे हैं या फिर उनको खाली पानी से तवाज़ो कर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तभी लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरशद हुमायूं हमारे साथ मौजूद है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं कि जनाब फिजी ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल है वो खासतौर पे बच्चों बड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो हमारी नुकसानदेह है हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेहत के लिए, और जिसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक पे मुझे जाना है, आपने कहीं नहीं जाना, चलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो कोरोना वायरस की वजह से मईशत के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जिस शोबे को हुआ है वो है एजुकेशन का शोबा। और कोरोना की वजह से लगने वाले लॉकडाउन के दौरान तालीमी इदारे एक लंबे अरसे तक बंद रहे, और अभी कुछ अर्सा पहले ही तालीमी सरगर्मियां बहाल हुई कि स्मॉग और सर्दी की वजह से तालीमी इदारे दोबारा बंद कर दिए गए। और कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खदशे के बायस तालीमी इदारे एक मरतबा फिर बंद करने के हवाले से तजावीज़ भी ज़ेरे गौर थी, जिनको मुस्तरद कर दिया गया है, और जो एक्सटेंड करने पर गौर किया जा रहा था छुट्टियां, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। और दोबारा से जो है 7 जनवरी को तमाम तर तालीमी इदारे दोबारा बहाल हो जाएंगे। और इसी दौरान हमने देखा कि ऑनलाइन जो एजुकेशन के निज़ाम को तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट वो नहीं होता जो ऑन कैंपस क्लासेस में होता है। दुनिया के मुकाबले में हमारा जो तालीमी निज़ाम कहाँ खड़ा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तानी नौजवानों को अपने थीसिस के हवाले से भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर।
अब पाकिस्तान में होने वाली जो रिसर्च है उसको इतना मयारी भी नहीं समझा जाता और बाज हलकों की जानिब से BS के बाद PhD की पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बनाया जाता है कि इससे मयार तालीम जो है वो मजीद गिरेगा और पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को किन मसाइल का सामना है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब को टेक्नोपोलिस मंसूबे के तहत हायर एजुकेशन हब बनाने का भी ऐलान किया गया और ये मंसूबा पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब है, वाइस चांसलर है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में शामिल होकर। सर, सबसे पहले तो क्या ख्याल है आपका, ये जो कोरोना की वजह से जो बंदिशें लगी थी इसने हमारे मेयार तालीम को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है? और जैसे मैं ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से बात करी थी कि इसके दौरान हमने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है, आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन और जो ऑनलाइन कैंपसेस में हम जाके पढ़ते हैं उसका मुतबादिल हो सकता है? डेफिनेटली उसका मुतबादिल 100% तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं चूँकि एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन हूँ, मैं ग्लास को हमेशा आधा फुल देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ये कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ऑनलाइन मोड में क्लासेस हुई, तो डेफिनेटली वो वाली चीज़ तो नहीं थी जो फिजिकल क्लासेस की थी, लेकिन हमने 2-3 गेन्स भी उसमें किए। एक तो ये है कि ये जो नॉलेज इकोनॉमी का दौर है इसमें लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक प्रिपरेशन है उसमें एक ये भी चीज़ ज़रूरी होती है कि उनको सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी, सेल्फ पेस्ड एजुकेशन का भी आदी बनाया जाए, ताकि जब वो डिग्री लेकर जाएं अपने वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो तो वक्त के साथ साथ जो इन्हेंसमेंट करनी है, तो जो ये ऑनलाइन मोड है ये उसी का एक हिस्सा है। तो डेफिनेटली जहां हम पहले बिल्कुल ही ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं कर रहे थे और दुनिया यूज़ कर रही थी, तो अब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन से मुतारिफ हो गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे एडजस्टमेंट हुई है और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन का हक नहीं अदा किया होगा, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया और जहाँ जहाँ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिली कि लॉकडाउन में ज़रा सी नरमी आई तो वहाँ फिजिकल क्लासेस भी की गई, कहीं पे एग्जाम्स फिजिकली लिए गए अगर क्लासेस ऑनलाइन थी, कहीं क्लासेस फिजिकल थी तो एग्जाम्स ऑनलाइन लिए गए। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये पैकेज जो है इससे हमारे अंदर डाइवर्सिटी और रेजिलियंस आई है और जो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले बिल्कुल ही नहीं हो रहा था वो अब होना शुरू हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है तमाम तर जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो ये प्रोसीजर्स बताते हैं बच्चों को, उनको गाइड किया जाता है इस हवाले से, थीसिस के हवाले से या इस तरह की चीज़ों के हवाले से? देखें, अगर एक टीवी पे मॉर्निंग शो में जो हल्के फुल्के बातों का शो होता है उसमें ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दिस इज़ द बज ऑफ द टाउन। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको अपनी रेपुटेशन की वजह से एकेडमिक्स को, प्रोफेसर्स को, टीचिंग डिपार्टमेंट्स को, डीन्स को, उनको ये अवेयरनेस है कि सोसाइटी जो है उनके ऊपर फोकस की हुई है। एक तरफ डेफिनेटली हम अपनी कंट्री को एडवांस करना चाहते हैं कि हम नॉलेज प्रोड्यूसर हों, लेकिन दूसरी तरफ हमें एथिकल मीन्स उसके लिए यूज़ करने हैं और ये पिटफॉल्स अवॉइड करनी है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी एकेडमिक कल्चर में इस तरह की मैल प्रैक्टिस हो सकती है। हमारे यहाँ हैं मैल प्रैक्टिसेस, थीसिस की प्रोडक्शन के लिए दुकानें बनी होती हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए दुकानें बनी होती हैं कि आप 20,000 रुपए दें और प्रोजेक्ट ले लें। इस कल्चर को हमें ख़त्म करना है। हमें स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते वक्त जो प्रोजेक्ट है उसकी परफेक्शन को नहीं देखना बल्कि ये देखना उसने अपने हाथ से कितना काम किया, उसने खुद कितना लर्न किया। सेम थिंग हमें जो इनिशियल लेवल की मास्टर्स की थीसिस है उसमें भी बच्चे को मोटिवेट और इनकलकेट करना चाहिए कि तुम्हारे अपना काम, तुम्हारी अपनी फाइंडिंग्स, तुम्हारी अपनी एफर्ट पे तुम्हारी इवैल्यूएशन होगी। तुम्हें दुनिया के मोस्ट परफेक्ट थीसिस से नहीं कंपेयर किया जाएगा और ये भी नहीं कंपेयर किया जाएगा इनिशियल रिसर्च में कि तुमने कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर ली। अगर अननेसेसरीली प्रेशर्स डाले जाएंगे तो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिजॉर्ट करते हैं अनएथिकल मीन्स को यूज़ करने में। तो हमें इंडिविजुअल्स को इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें इसमें सख्त सज़ा देनी चाहिए जो लोग इसके गिल्टी हों ताकि एक डिटरेंस हो। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के जो सीएम पंजाब हैं वो पंजाब को ख़ास तौर पर जो है हायर एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से फंड्स जारी किए जा रहे हैं कि बेहतर बनाया जा सके इसको? जी, रिसेंटली जैसे आपने भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने एक टेक्नोपोलिस जैसे नॉलेज सिटी होती है
नॉलेज इकोनॉमी के लिहाज से कि ऐसी जगह हो जहाँ पे हाईटेक कंपनीज आएँ और यूनिवर्सिटी में जो एमफिल और पीएचडी लेवल पे रिसर्च हो रही है, स्पेशली टेक्निकल एरियाज़ में, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, मटेरियल्स में, जहाँ लैब स्केल प्रोटोटाइपिंग जो है वैलिडेट हो चुकी है, अब उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाए, यूज़र रेडी किया जाए टेक्नोलॉजी को। तो ये जो मिसिंग लिंक है अभी पाकिस्तान में, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है कि कंपनीज को लाया जाए जो लैब स्केल पे प्रूवन टेक्नोलॉजी को कमर्शियल स्केल पे कंज्यूमर रेडी करें, तब जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है। लेकिन क्या हमारे पास इतने पीएचडी स्कॉलर्स भी मौजूद हैं या साथीज़ा मौजूद हैं जो इस मयार तालीम को बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान में इस वक्त 2 दर्जन के करीब 25 के करीब यूनिवर्सिटीज़, आउट ऑफ मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़, 25 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसी रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है जो कमर्शलाइज हो सकती है, जो प्रोडक्ट्स में बन सकती है, और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स लोकल मार्केट में भी फुलफिल कर सकती हैं। और जो क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन है, तो जो ग्लोबल स्केल पे हमें जब तक हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, चाहे उसकी इफेक्टिवनेस हो कि वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है, और दूसरा एफिशिएंसी कि हम लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकें और हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस कर सकें, तो ये मार्केट शेयर लेने के लिए प्रीरेक्विजिट्स हैं। तो ये जो मिसिंग लिंक है इसको आना चाहिए। और देखें, जब तक किसी चीज़ का तजर्बा नहीं करेंगे, किसी चीज़ को अवेलेबल नहीं करेंगे, तो उसके पॉजिटिव असरात भी नहीं मिलेंगे और लर्निंग भी नहीं होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन जैसे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट नया लाया जा रहा है ये एक गेम चेंजर साबित होगा, तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि इससे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलेंगी, लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें उनको दरकार होंगी। प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और डिटेल में हमारे साथ आपने गुफ्तगू की है। यूनिवर्सिटीज़ के मयार तालीम के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी काम करने की मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत है ताकि हमारा जो मयार तालीम है वो मज़ीद बढ़ सके। तो जैसे हम मयार तालीम की बात कर रहे हैं, किताबों की बात करें, तो आगे भी बढ़ते हैं और आज भी आपका तारुफ जिस किताब से करवाने जा रहे हैं, हिडक है उस किताब का नाम, और अहमद हमाद साहब हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, जो हमें इस किताब से तारुफ करवाएंगे हमारा और आपका। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद हमाद साहब। जी शुक्रिया मुनीबा। आज बहुत दिलचस्प किताब है और ये हमारे पंजाब की किताब यानी पंजाबी ज़ुबान में है, जो हमारी मादरी ज़ुबान भी है। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब ऐसे लहजे में लिखी गई है जो कि हमारे यहाँ कम अज़ कम लाहौर में इतना मारूफ नहीं है। ये सांदल बाहर के इलाके की ज़ुबान है और ये ननकाना साहब में जो शायर हैं वहाँ रिहाइश पजीर हैं, और शायर हैं राय मोहम्मद ख़ान नासिर। ये बुज़ुर्ग शायर हैं और दरवेश शायर हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि ये एचिसोनियन है, इनकी तालीम वहाँ से है, लेकिन इन्होंने पंजाबी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। दूसरी बात यह है कि ये जागीरदार हैं, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको मालो दौलत दे रखा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम गरीबी में पैदा करने की ठान ली। तो गुर्बत में उन्होंने मुड़का जो होता है पसीना, उन्होंने कहा कि ये मेरा ओढ़ना बिछोना है। तो एक दफ़ा ये किताब देख लीजिए, हिडक किताब का नाम है, हिडक। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो तीनों किताबें हैं उसका जो नाम है, उन तीनों किताबों के नाम वो हे से शुरू होते हैं। मसलन हरक, हिडक और हूंग। तो हिडक वो होती है जब उम्मीद ख़त्म हो जाने के बावजूद आपका दिमाग कह रहा है कि उम्मीद ख़त्म हो गई है लेकिन दिल नहीं मान रहा, तो एक मौहूम सी जो उम्मीद होती है उसको हिडक कहते हैं। तो शायर तो हमेशा बेशुमार बेहद व हिसाब नाउमीदी में भी उम्मीद की बात करता है, यही उसकी ताकत होती है। हसन इनके बेटे हैं, मोहम्मद हसन राय, वो इनकी किताबों को अंग्रेज़ी में साथ साथ तर्जुमा भी करते चले जा रहे हैं। ख़ुद भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं और पीएचडी कर रहे हैं, और ननकाना साहब में उस्ताद भी हैं। राय साहब के साथ एक दफ़ा मुझे मुशायरा पढ़ने का इत्तफ़ाक हुआ, तो मैंने देखा कि इन्होंने अपनी बोलियां सुनाई। बोलियां वो सिनफ है जो कि पुरानी बोलियां हमने जो दादी नानी से सुनी थी, उनके मुसन्नफ़ या शायर का हमें कुछ पता नहीं है। इन्होंने इस सिनफ को दोबारा ज़िंदा किया और नए सिरे से खूबसूरत बोलियाँ लिखी। उन बोलियों का जादू ये था कि जब ये पढ़ के जा रहे थे तो सारा हॉल, बुखारी ऑडिटोरियम का, जीसी का सारा हॉल, दे वर गिविंग अ स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने खूब तालियां बजाईं। जब तक ये दोबारा जाके अपनी सीट पे बैठ नहीं गए ताली बजती रही। तो ये जादू था इनकी बोलियों का। मसलन इनकी एक बोली है, इनका बुनियादी तौर पे जो मौजू है
वो ज़मीन है, हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन, हमारा पंजाब। तो एक उनकी बोली बड़ी मशहूर है, डोली 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 उदों जा वसेब मरदा मर जावे जदों ओदी बोली, कि नस्ल, सकाफत, कौम, तहजीब ख़त्म हो जाती है जब उसकी ज़ुबान ख़त्म होती है। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। मैं आपको एक दो छोटी छोटी नज़में आपके सामने पेश करता हूँ। ये तिलकन नज़मों की किताब है, सॉरी ये हिडक नज़मों की किताब है। तिलकन एक नज़म है, हिक्के थारे तिलकन ते भी पैर जे रखी रखिए ते मुड़, पोएं पैरां नूं फद खलोंदी गारे दी बंद कंध खलोंदी। इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पे आप खड़े हैं, भले वो स्लिपरी जगह है, लेकिन आप मोजज़ा देखेंगे कि आप मुस्तकिल मिजाज रहें तो क्या होगा भला कि वहीं पे गारा नीचे चला जाएगा और आपके पाँव के गिर्द एक दीवार सी बन जाएगी, चार दीवारी, यू विल बी फोर्टिफाइड। तो ये इंतहाई खूबसूरत नज़म, इसको आप इस्तकलाल, मुस्तकिल मिजाजी के लिए एक दरस भी समझ लीजिए। और इसकी जुड़त मिट्टी के साथ के मगरबी यलगार या कोई भी यलगार, अजनबी सकाफ़त की यलगार हो, आप अपनी सकाफ़त के साथ जुड़े रहें, फिर देखें आपकी सकाफ़त भी आपकी हिफाजत करती है। इसी तरह एक बड़ी रोमांटिक सी नज़म है, बड़ी खूबसूरत, लगदा है तेरे दिल ते अजकल पारे अड़िए किसे गल किसे दा होर किसे दा कोई उलामा होते शिकायत, होर किसे नूं बेशक दे लई पर जे मेरे यार दा कोई तेरे कोल उलामा होवे, रब दा ना ही मैं जू हाँ ओ ते मैनू देवी मेरे हुंदियां उस माही दा, जे कोई देवे सोच खां अड़िए मेरे पल्ले की रहंदा है। कि मेरे महबूब की शिकायत करनी है तो मुझी से करना, किसी और से ना करना। वो कहते हैं ना, किस शौक किस तमन्ना किस दर्जा सादगी से हम आपकी शिकायत करते हैं आप ही से। तो मोहब्बत में तो ये दोनों जी जो हैं वो एक हो जाते हैं। अड़िए के बारे में अनवर मसूद साहब ने कहा कि ये दरअसल अरियो का पंजाबी वर्जन है, अड़िए। एक आखिरी एक नज़म इसमें से पेश करता हूँ ताकि आपके दिल में ये उम्मीद, एक ख्वाहिश जागे कि आप इस किताब का मुताला करें। साकदा अंखी, हम ये इस लाहौर के इलाके में सैकदा बोलते हैं, हाँपता हुआ, तो वो सादल बार का है। साकदा अणखी, अणखी मतलब ऑनरेबल बंदा। साकदे अणखी मेरे अंदर वेखला अणखे तेरे पारों, मुड़ अज टिड नूं धोखा दिता, मुड़ अज पानी चित के खादा, हुन मर जानिए मर न जावी। कि कैसी खूबसूरत नज़म है कि गुर्बत के बायस है तो मेरे पास पानी, लेकिन अपने पेट को धोखा देने के लिए पानी को चबाया और चबा चबा के खाया। तो एक मार्क्सिस्ट एक साइड है इनकी। राय साहब बड़े दरवेश आदमी हैं, लोग इनकी जो वज़ाकता है इसे धोखा खाते हैं। धोखा ना खाइएगा, इनकी जो सियाणफ है, दानिश, विजडम, वो बेहतरीन है। और पंजाबी की इतनी अजीम शायरी में अपना लहजा बना लेना, अपना नाम बना लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जनाब, हिडक किताब थी जिसका तारुफ अहमद हमाद साहब हमारे साथ करवा रहे थे। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीलन हमारे साथ इसका तारुफ कराया है। अभी यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आपने कि नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे नासूर की जो माशरे की जड़ें जो है वो खोखली करता जा रहा है, और वो नासूर है मुनशियात का इस्तेमाल। नौजवान नस्ल में मुनशियात का रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो मुल्क और कौम के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस भी है। और अगर लाहौर की ही बात की जाए खसूसन, तो हर माह कई नौजवान नशे के इस्तेमाल की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के दौरान 500 से जायद बेघर नशे के आदी अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है, और जो इनकी टोटल तादाद है वो कई ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो नशे की इस लानत को कंट्रोल करने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से विसल ब्लोअर मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत मनशियात के नुकसानात के हवाले से आगाही को फरोग दिया जाएगा। और ये मुहिम कब से शुरू की जा रही है, इस मुहिम के तहत क्या क्या इकदामात उठाए जाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, है कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी।
सर, हमने देखा कि आप हुकूमत के साथ मिलकर पहले भी इस तरह की ड्राइव जो है वो करते आए हैं ड्रग्स के खिलाफ। अब आप सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर विसल ब्लोअर का जो मुहिम है उसका हिस्सा बन रहे हैं। हमें बताइएगा ये मुहिम है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, वो हमें बताइए। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है जो डीजी सोशल वेलफेयर हैं मुदस्सर रियाज मलिक साहब को, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ आवर जो ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब है उनके साथ मिलकर। देखिए, कोई भी सोसाइटी में रहने वाला फर्द जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सियासत से वाबस्ता हो, या वो ब्यूरोक्रेसी से हो, या बिजनेसमैन हो, वो कोई ना कोई शख्स, हर शख्स ये चाहता है कि ड्रग्स के खिलाफ कोई ना कोई काम किया जाए। बिल्कुल। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोग हैं, सिविल सोसाइटी के साथ बहुत से लोग काम करते हैं, और ख़ासकर इस मुहिम में सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा है ड्रग्स के खिलाफ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को टच करने का प्रोग्राम बनाया है। वो प्रोग्राम यही है कि तालीमी इदारों में जो खासकर 14 साल से लेकर 22 साल के नौजवान हैं, जो प्राइम एंड गोल्डन एज जिसको हम कहते हैं, उसको एड्रेस करना है। ठीक है। यानी विसल ब्लोअर से मुराद ये है मुहिम का कि आप तालीमी इदारों के अंदर जो ऑलरेडी पहले ही फोकस पर्सन हैं बने हुए, मुख्तलिफ ड्रग एडवाइजरी यूथ ग्रुप बने हुए हैं, एंटी नारकोटिक्स की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनको फाल करना है और एक ऐसा ये प्रोग्राम मरतब करना है, कम अज़ कम हमें इंफॉर्मेशन मिले। जब इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के तहत मिलेगी, उसमें एक प्रोग्राम ये है कि हेल्पलाइन मरतब की जाएगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो फिर मुतल्लिका इदारों को सबसे पहले जहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है उसी के इदारे के सरबराह को दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि तालीमी इदारों के सरबराह जो हैं ड्रग्स के हवाले से बहुत हेजिटेट करते हैं, असेस नहीं देते, पर्दा डालते हैं, वो चीज़ों को कारपेट के नीचे रखते हैं इसलिए कि अदारा बदनाम ना हो। उनको सब चीज़ों का पता होता है। उनको गेट से लेके क्लासरूम तक और क्लासरूम से लेके हॉस्टल तक हर चीज़ का पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि किस तरह क्या अभी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी में टीवी पे खबर चल रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने शराब की बोतलें पकड़ी। तो मैं नेक्स्ट डे उनके पास मीटिंग के लिए गया, तो एक लेडीज टीचर वो मुझे कहने लगी कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे खिलाफ बोलने लगे हैं। मैंने कहा देखें, बात ये है, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा। ये जो मीडिया में आपकी जो खबर रिपोर्ट हुई है कल या परसों, जिसमें आपने देखा एक हॉस्टल में शराब जा रही थी, इतनी बड़ी बोतलें मकदार थी, तो मैंने तो नहीं ना पकड़ा, जब मैंने तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना उनको शेयर की। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि एक चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से। देखें, हम चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूं कि हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये जो विसल ब्लोअर मुहिम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है, मैं समझता हूं इसके मुस्तकबिल में बेहतर नताइज बरामद होंगे, अच्छे निकलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है, एक फुकदान है, वो ना रुके। और वो जो ये किसी के लिए किसी के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ भी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी चीज़ों को बेहतर करना। मैं समझता हूँ कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एक डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया। और जो मैं एक बात आपको अक्सर प्रोग्रामों में कहता था कि ऑनरशिप, अगर एक शख्स ऑनरशिप अदारे का सरबराह लेता है और वो आगे सबको बेहतर तरीके से लेके चलता है और कैंपेन लॉन्च करता है, सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है, तो इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट को भी करना चाहिए। और दूसरा सर, अभी जैसे न्यू ईयर नाइट गुजरी, न्यू ईयर नाइट पार्टीज भी हुई होंगी और उस पर भी ड्रग्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल इस्तेमाल हुआ। आपको याद हो हमने न्यू ईयर नाइट जो उससे पहले भी प्रोग्राम किया था। आप देखें कि जिन चीज़ों पे आप कदगन लगाते हैं या जिन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके बस में नहीं होती। और न्यू ईयर नाइट में आपने देखा हर जगह पे शराब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई। उसके बाद अपर क्लास की जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो खुफिया हुई चाहे वो दूसरे तरीके से हुई, वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना है, हमें ज्वाइन किया डीजी सोशल वेलफेयर है मुदस्सर रियाज मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो नया इकदाम उठाया जा रहा है ड्रग्स के खिलाफ, विसल ब्लोअर मुहिम शुरू की जा रही है, इसके इकदाम के हवाले से हमें बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। जो विसल ब्लोअर कैंपेन है, ये इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक तो इसमें हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को साथ लेके जाना चाह रहे हैं। इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको पता है कि ये ड्रग का यूज है बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली
जो प्राइवेट इदारे हैं और ख़ास एक तबके के लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और ये ना सिर्फ मेंटल फिजिकल डिस्ट्रक्शन है, बल्कि ये साथ साथ जो फैमिलीज हैं वो भी इससे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होती है। सो इसको देखते हुए अब डिमांड साइड से हम काम करना चाह रहे हैं। जुल्फकार शाह साहब मेरे ख्याल अक्सर बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ मिलकर इंशाल्लाह इस मिलकर काम करेंगे। जो कैंपेन मकसद यही है कि हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करें, उनको ना सिर्फ इस चीज से रोकें, अगर कोई इस चीज में जा रहा है तो उसको भी हम साथ साथ उस चीज से बाहर निकालें, रिहेबिलिटेशन तरफ जाएं। सो इसका कैंपेन डिजाइन ऐसे है कि हमने विसल ब्लोअर के नाम से ये कैंपेन है। इसमें हम एक हेल्पलाइन भी क्रिएट करेंगे, साथ साथ हम सोशल मीडिया पे भी एक प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एड्रेसेस देंगे, जिसमें तमाम जो स्कूल इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है उनके फोकल पर्सन होंगे। और वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आती है, किसी इंस्टीट्यूट से आती है, किसी मीडिया के सोर्स से आती है, कहीं से भी आती है, वो हमारे तक एक सीक्रेटिव तरीके से पहुंचे और हम उसको उस इंस्टीट्यूट के उस फोकल पर्सन तक, उस बॉडी तक पहुंचा दें, ताकि वो उस पर एक प्रोसेस ट्रिगर कर दे और वो जो ड्रग को इस्तेमाल करने का जो सोर्स है उस तक भी पहुंचा जा सके और साथ साथ उस बच्चे को उसकी फैमिली तक पहुंचा जा सके। पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल है, टीचर्स का बड़ा अहम रोल है, पूरी सोसाइटी के मिलकर काम करना है, वरना अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ जो है वो एक बहुत बड़े इम्तिहान में दाखिल होने जा रही है। इंशाल्लाह सर, वेल विशेस और कि आप लोग इस चीज़ को आगे लेकर चलें। और डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसे डीजी साहब ने भी कहा कि वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर लापरवाही करते हैं कि जब उनका बच्चा जो है इस साइड पर चला जाता है। बड़ा अच्छा सवाल किया, और मैं कहने भी वाला था वालिदैन के रोल। वालिदैन बच्चों पे ना तवज्जो रखें। बच्चे आइसोलेशन में जा रहे हैं, ठीक है, वालिदैन ये देखे बच्चा मेरा रात को 2-2 दिन सोया नहीं है। जो पढ़ने वाला, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो देखे क्या कि कोई ऐसी ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहा जो आपको जगाने के लिए मदद देती है। तो बच्चा आपको कहता है, ये बच्ची कहती मैं तो पढ़ रही हूँ, लेकिन 2 दिन कौन सा वो शख्स है जो कुदरत की दी हुई नींद को, बच्चा आइसोलेशन से मुराद ये है कि दोस्तों से वो मिलता है, रात को जागता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है। आप देखें घर से कुछ चोरी चीज़ें तो नहीं चोरी हो रही, पैसे की डिमांड आपको बहुत ज़्यादा करता है, उसकी हरकत और सकनात में रोज़ाना की तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये वो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है जो आप बच्चे को अर्ली डेज में या अर्ली टाइम में आप असेस कर सकते हैं। अगर आप डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है, किसी भी एनी ड्रग की तरफ। और ख़ासकर मैं वालिदैन के लिए ये बताना चाहता हूँ जिनके बच्चे आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइस बहुत खतरनाक नशा है, दूसरे ड्रग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो आपको 1 साल और 1.5 साल में इस दुनिया से अल्लाह के पास ले जाता है। वो आपको इतनी पावरफुल है और उसका विड्रॉल भी नहीं है। दूसरे जो ड्रग्स हैं उनका विड्रॉल है, यानी वो ट्रीटमेंट की तरफ फेस में चले जाते हैं, रिकवरी के फेस में। लेकिन ये जो आइस का इस्तेमाल करने वाला है, ये इतनी जल्दी वापसी इसकी मुमकिन नहीं है। तो वालिदैन के से यही दरख्वास्त है कि वो अपने जो बच्चों के दोस्त हैं, खासकर मेल एंड फीमेल, उन पे आप नजर रखनी कि आपके दोस्त, आपके बच्चे का दोस्त कब आपको फोन करता है। सर, नजर तो रखनी है। दूसरा हमें ये बताएं कि अगर वालिदैन को मालूम हो जाए कि उनका बच्चा अब ये ड्रग्स करना शुरू हो गया, तो फिर उनको किस तरह के इक़दाम उठाने उसके अगर वालिदैन को ये पता चल जाता है, तो सबसे पहले जो करीबी जो आपका डॉक्टर है या क्या कहते हैं जो ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ लेके जाया जा सकता है। उसके बाद अगर नहीं तो हमारी हेल्पलाइन है, आप गूगल पे जाके ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का नंबर है आपके पास, वहाँ आप ले और आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। और वो वालिदैन जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज के लिए, जिन्होंने 3-3, 4-4 बच्चे इलाज करवाया और रिलैप्स हो गए हैं, वापस आ गए हैं उसी बीमारी में, हम उनके लिए भी अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार है। आप गूगल पे जाके ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब पे हमारा नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप इसी तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं, ख़ासतौर पर मुनशियात के हवाले से बात भी करते रहते हैं। तो आप बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग इस चीज़ को, इस मुहिम को आगे लेकर चलें और ये जो नशे की लानत है इसको हम जल्द अज जल्द इस पर काबू पा सकें। और ये जो नई विसल ब्लोअर मुहिम शुरू की जा रही है, तो सिर्फ इनका ये हक नहीं है, मेरे ख्याल से जनाब ये हमारे पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने भी इसके हवाले से बात करनी
है और इसको काबू में करने के हवाले से हमने भी अपनी जो ड्यूटी है या अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी है। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेल्फ केयर के हवाले से, तो मौसम सरमा तो अपने इस वक्त पीक पर है और इसके साथ साथ जो वेडिंग सीजन है वो भी अपने अरूज पर है। और जब भी कोई त्यौहार हो, कोई इवेंट हो या फिर कोई भी शादी हो, खवातीन का सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो एक तो ड्रेस क्या पहने वो मसला होता है, दूसरा होता है कि इसके साथ मेकअप हमने किस तरह का करना है, क्योंकि जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही हमारे मेकअप ट्रेंड्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और अब तो साल नया भी शुरू हो चुका है और हर साल के आगाज में नए नए फैशन ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए जाते हैं। और आजकल कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा इन हो चुके हैं और कौन कौन से आउट हो चुके हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आजकल YouTube मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोस का जो रुझान है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या YouTube की मदद से हम लोग मेकअप सीख सकते हैं? और दूसरा, अपनी स्किन के हवाले से हमने बात करनी है कि मेकअप तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मेकअप जब हम लोग रिमूव करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी चीज़ें जो है इस्तेमाल करनी है, किस तरह मॉइस्चराइज करना है, अपनी जो स्किन को किस तरह डैमेज होने से बचाना है। तो आज हम इस सारी सवालात के जो जवाबात हैं ये हम आज अपनी मेहमान से लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राहमीन जुबैदा है, मेकअप आर्टिस्ट हैं। राहमीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। राहमीन, जैसे मैं बता रही थी कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, वो चाहे ड्रेस के हवाले से हो, किसी भी चीज़ के हवाले से हो, और मेकअप के हवाले से भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो न्यू ईयर आ चुका है, नया साल चल रहा है, तो क्या नया ट्रेंड आ चुका है और क्या आउट हो चुका है? आई थिंक आजकल तो यही चल रहा है, स्पेशली इन विंटर, कि ग्लोई स्किन बहुत चलती है, ब्रॉन्जी मेकअप लुक और ज़्यादा ब्लश टोन्स। इवन इफ यू डोंट हैव लाइक अ फुल फेस ऑफ मेकअप ऑन, आप थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लें, कंसीलर लगा लें, मस्कारा, एंड यू आर डन विद योर मेकअप। विंटर्स में ज़्यादा यही अच्छा लगता है। और एक और चीज़ जो ट्रेंड में आजकल है, विच इज़ कलरफुल आई मेकअप। ओके, आई रियली लाइक डूइंग दैट एज वेल। अगर मैंने फुल मेकअप सिंपल किया हुआ है, मैं अपनी लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा कलर डाल लूंगी, लाइक ब्लू या पर्पल, वो आपकी बस पूरी लुक को एक फ्रेश लुक दे देता है, पॉप अप कलर आ जाता है, दैट लुक्स वेरी नाइस। सो आई थिंक आजकल ज़्यादा ये ट्रेंडिंग है, ब्रॉन्जी मेकअप, ग्लोई स्किन, हाइलाइटर फाउंडेशन से पहले लगाना इज ट्रेंड, लिक्विड हाइलाइटर बेसिकली, तो आपकी स्किन को बहुत प्यारा सा ग्लो दे देता है। सो विंटर्स में आई थिंक डेफिनेटली स्किन केयर इम्पोर्टेंट है और मेकअप लिक्विड प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करना चाहिए, हाँ, ताकि स्किन ड्राई आउट ना हो जाए। ड्राई आउट ना हो। दूसरा, जो केकी मेकअप बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि उसका बहुत ज्यादा, पहले के जमाने में मेरे ख्याल से केक बन के हम लोग चले जाते थे, शादियों पे भी, किसी भी इवेंट पे चले जाते थे। तो हमें बताइए कि अब इससे बचने के लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? आई थिंक लोगों को लगता था कि जितना ज्यादा मेकअप लगाएंगे उतना हमारा देर चलेगा या अच्छा लगेगा। दैट इज नॉट द केस। आपको सही चीजें लगानी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो आपको बेकिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब इतना पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। आप लाइटली सेट कर लें पाउडर से, और फाउंडेशन राइट चूज करें। जरूरी नहीं कि आप वही टीवी स्टिक लगा लें फुल मुंह पे, आपको उसकी जरूरत नहीं। कलर करेक्टिंग कर लें, क्योंकि मोस्टली लोग ज्यादा फुल कवरेज इसीलिए लगाते हैं कि अपने डार्क स्पॉट छुप जाएं और सारा कुछ। उससे बेहतर है कि आप फाउंडेशन से पहले थोड़ा सा कंसील कर लें, ताकि आपके स्पॉट्स कवर हो जाएं, फिर लाइट फाउंडेशन लगाएं ताकि आपकी एक नेचुरल सी कवरेज आ जाए, और उसके बाद लाइटली पाउडर से सेट कर लें। सेटिंग स्प्रे एक्चुअली इसमें भी हेल्प करता है कि आपके फेस पे जो एक्सेस पाउडर होता है, सेटिंग स्प्रे बेसिकली उसको लेट्स से ब्लेंड इन कर देता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई डू। मैं सेटिंग स्प्रे लगाकर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सब ब्लेंड कर लेती हूँ, तो आपका मेकअप अच्छी तरह स्किन के अंदर सेटल हो जाता है, तो वो केकी नहीं लगता। नहीं, तो वो जो सेटिंग स्प्रे है वो फिर सारे मेकअप के बाद करना चाहिए या हमें फाउंडेशन के बाद करना चाहिए? पूरे मेकअप के बाद, क्योंकि आप पाउडर्स लगा चुके होते हो, ब्लश ऑन भी पाउडर है, कॉन्टोरिंग वगैरह, एंड पे लगाओ, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो, तो उससे प्रॉपर्ली आपकी स्किन के अंदर सेटल हो जाता है। और मैं ना हर स्टेप के बाद थोड़ा सा टाइम देती हूँ अपने मेकअप को, ताकि वो सेटल इन हो जाए, और ये ना हो कि उसके ऊपर प्रोडक्ट, वो एक लेयर्स ना लगे कि हमने मेकअप की लेयर्स लगाई हुई है, ओवर द टाइम आपका मेकअप सेट हो जाता है स्किन के अंदर, सो यू जस्ट नीड टू गिव इट टाइम। और आजकल जैसे वेडिंग सीजन में मैं बता रही थी कि शादियां होती हैं सर्दियों में खास तौर पर, तो उस पे फिर हमें किस तरह का जो है नेचुरल रेगुलर मेकअप तो हम लोग करते हैं आम रूटीन में, फिर शादियों के हिसाब से फिर किस तरह का मेकअप करना चाहिए? शादियों में भी आजकल आई थिंक लोग इतना ज्यादा मेकअप पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग लाइटर साइड की तरफ जा रहे हैं। इवन ब्राइड्स नाउ
मोस्टली लाइटर साइड की तरफ जा रही, इतना हैवी नहीं पसंद करती हैं। आई ऑलवेज डू कि मैं न्यूड लिप कर लेती हूँ, अनलेस कि आपका ड्रेस जैसे अगर डार्क है तो आप न्यूड लिप कर लो, ठीक है, आईज को थोड़ा सा डार्क कर लो, क्योंकि आपने एक चीज को लाइट रखना होता है। सो ईदर द आईज और द लिप्स। तो अगर आपने लिप्स डार्क कर ली, आप आईज लाइट कर लो, आईज डार्क कर ली तो लिप्स लाइट कर लो, ताकि वो बैलेंस लगे। और अगर आपका ड्रेस और ज्वेलरी बहुत हैवी है तो आप लाइटर टोन में चले जाओ। मैं थोड़ा सा बस ब्रॉन्ज कर लेती हूँ आईज को, एंड ग्लिटर ऐड कर लें, उससे वो शादी वाली लुक आ जाती है। वो दैट इज ऑलवेज इन ट्रेंड, ग्लिटर आउट ऑफ ट्रेंड वो नहीं आउट होता मेरे ख्याल से, वो सदियों पुराना चलता आ वो रहा है, तब से चल रहा है और वो अभी तक चल रहा है, वो भी और आगे भी चलता रहेगा जितनी भी न्यू जनरेशन आएंगी। और जैसे अभी हमने ब्राइड्स की बात की है, तो अगर पहले कुछ बात कर लें कि ब्राइड्स को शादी से पहले कौन कौन से सेशंस लेने चाहिए, फेशियल्स किस तरह के लेने चाहिए ताकि उनकी स्किन अच्छी हो जाए ब्राइडल मेकअप के पहले? आई थिंक फेशियल्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एवरी वीक कोई ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वो फुल हैवी वाले फेशियल्स करो। हाइड्रा फेशियल्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, और आपकी स्किन को वो एक्चुअली आई थिंक वो स्किन पे इतना हार्श नहीं होता है, तो आपकी स्किन को सूट कर देता है, और वो इतने कोई केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। वो बेसिकली मशीन जो आपकी स्किन के अंदर से सक आउट कर देता है सारा डर्ट एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस बिकॉज़ इट गिव्स यू नाइस ग्लो। उसके अलावा आई थिंक ब्राइड्स को फेशियल्स के अलावा अपनी खुद भी स्किन केयर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, घर पे जरूरी है, क्योंकि आप पार्लर से तो एक दफा करा के आ जाओगे, बाद में तो आपने खुद ही ख्याल रखना है ना, अपना यूज करो प्रॉपर स्किन केयर। सो उसका किस तरह की होनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए हमारे स्किन केयर के हवाले से? जैसे मैं भी बता रही थी कि हम मेकअप तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको रिमूव करते हैं तो हमारे स्किन का सत्यानाश हो गया होता है, मतलब पैचेस होते हैं, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। तो फिर किस तरह की रूटीन हमारी होनी चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि लोग प्रॉपर्ली मेकअप रिमूव नहीं करते हैं। क्योंकि मैं रोज मेकअप करती हूँ, मेरी जॉब भी ऐसी कि आई डू मेकअप एवरी डे, बट मैं प्रॉपर्ली रिमूव करती हूँ। डबल क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है बेसिकली, कि आप पहले किसी ऑयल या वाटर क्लेंजर से उतार लो, वाइप्स के साथ या कॉटन पैड्स के साथ, उसके बाद आप फेस वॉश यूज करो अपना नॉर्मल क्लेंजर, ताकि वो आपका प्रॉपर्ली, क्योंकि आप पूरे दिन का मेकअप आपके स्किन के अंदर सेटल हो चुका होता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके अलावा आपके ब्रशेस वॉश करना, ब्यूटी ब्लेंडर्स वॉश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से बहुत एक्ने होती है। अदर देन दैट आई थिंक स्किन केयर रूटीन इतनी फैंसी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं फॉर अ नॉर्मल हेल्दी स्किन। ठीक है, आई थिंक ये 3 आप लोग कर लो, प्रॉपर्ली मेकअप उतार लो, आपकी स्किन नहीं खराब होगी, आप जितना मर्जी मेकअप कर लो। और लेकिन फिर ओपन पोर्स का भी बहुत मसला आ जाता है। ओपन पोर्स आई थिंक वो एज के साथ हो जाते हैं, एंड उसके लिए सीरम्स हैं, बहुत अच्छे सीरम्स हैं, आपको वो ट्राई करने चाहिए, बिकॉज एक्चुअली स्किन केयर काम करती है, लेकिन हर स्किन का ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, तो आपको अपनी स्किन के मुताबिक चीज़ लेनी चाहिए। मोस्टली लोग ये करते हैं कि अच्छा उसको सूट किया है तो चलो मैं भी यूज कर लेती हूँ, मुझे भी कर जाएगा। नहीं, हर किसी की डिफरेंट होती है। ओके, मतलब जैसे आजकल आपने सीरम्स की बात की, सीरम्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, विटामिन सी के हवाले से, रेटिनॉल के हवाले से, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत से। तो ये क्या हर कोई यूज कर सकता है या फिर वही स्किन टाइप पे आ जाता है? स्किन टाइप पे आता है, लेकिन जैसे बेसिक वाला हाइलुरोनिक एसिड है, वो हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि उसका बस पर्पज है हाइड्रेशन। ओके, तो वो नॉर्मल है। विटामिन सी जैसे बिगनर्स को लाइट परसेंटेज यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो स्किन पे रिएक्ट कर सकते हैं। आप लगा के सन में नहीं जा सकते, सन ब्लॉक जरूरी है इसके साथ। सन ब्लॉक वैसी स्किन में बहुत जरूरी है। एंड उसके अलावा जैसे नाइसिनामाइड होता है, ऑर्डिनरी के मोस्टली मैं बता रही हूँ, ऑर्डिनरी की बेस्ट स्किन केयर है, ठीक है, तो नाइसिनामाइड ओपन पोर्स के लिए अच्छा है। तो हर वो उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल वाले अगर मॉइस्चराइजर है और हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, तो ये आप हर स्किन टाइप पे यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हो, आपके स्किन टाइप के लिए है भी है कि नहीं है। ज्यादा अगर सिवियर स्किन इश्यूज है ना, जैसे एक्ने होगी, तो उसको मैं कहती हूँ कि आप किसी और से ना पूछो, सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो सिवियर हो सकती है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहो खुद घर पे, वो आपकी एक्ने सिवियर हो जाएगी। एग्जैक्टली, और वो वर्स्ट होती जाएगी कंडीशन। दूसरा मुझे रामीन बताइए कि आजकल हेयर डूज क्या चल रहे हैं? हेयर स्टाइल्स में आई थिंक आजकल तो ना 90s के ट्रेंड्स वापस आ रहे हैं। जैसे कर्टन बैंग्स होते थे 90s में, वो फुल लंबे वाले, लूज कर्ली हेयर, क्रिम्प्स चल रहे हैं, क्रिम्पिंग बालों में कर रहे हैं, ज्यादातर लूज हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं, बंस चल रहे हैं। इवन ब्राइड्स आजकल लूज हेयर स्टाइल्स कर रही हैं। ठीक है, वलीमे पे आपने अक्सर देखा होगा कि ब्राइड्स ने बंस भी किए हुए, लूज कर्ल्स किए हुए हैं, हॉलीवुड स्टाइल जो कर्ल्स जिनको कहते हैं,
आई थिंक मोस्टली तो यही आजकल इन ट्रेंड है। और बारात पे ब्राइडल का क्या बारात होता पे है? आई थिंक अभी तक ब्राइड्स कर रही हैं, बंस करना चाह रही हैं, बिकॉज वो ट्रेडिशनल लगता है, लेकिन वो मेसी की तरफ चली गई हैं। ठीक है। और स्लीक बंस भी एक्चुअली चल रहे हैं। सो दो ऑपोजिट्स है, वो जो प्रेफर करता है, कोई बिल्कुल स्लीक बन कर लेता है एंड मोस्टली लोग मेसी प्रेफर करते हैं, ब्रेड्स कर लेते हैं आगे, लूज कर्ल्स कर लेते हैं, तो आई थिंक ये ज्यादा चलता है। लेकिन क्या रामीन आपके फेस कट पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का हेयर डू करना है? मतलब कहते हैं कि जिनका छोटा मुंह होता है उनको स्लीक बन नहीं अच्छा सूट करता, वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। ऐसे ही है, किस बार आप मेसी करोगे तो फिर चलो आपका फेस लगेगा, बट आई थिंक कि जिसकी जो दिल चाह रहा है वो कर ले, क्योंकि उसकी अपनी शादी है। ठीक है, लेकिन ब्राइड मेड्स भी तो होती है ना, साथ कजन्स होती हैं, बहनें होती है, उनके हवाले से फिर बताइए उनको किस तरह की आई थिंक मोस्टली यही चल रहा है कि लूज ब्रेड का स्टाइल होता है, लेकिन बहुत लूज होता है, फिर बीच में फ्लावर्स, जो बेबी ब्रेथ फ्लावर्स होते हैं, आई थिंक दे आर सो इन ट्रेंड। लोग मोस्टली उसकी तरफ जा रहे हैं, बट आजकल बस लोग स्ट्रेट करवा लेते हैं, मोस्टली कर्ल्स, स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स, दैट इज इन ट्रेंड अ लॉट। स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स मैं खुद वही करती हूँ। एंड जो टोंग वाले कर्ल्स होते हैं, फुल मेसी बीची वेव्स जिनको कहते हैं, आई थिंक वो भी काफी ज्यादा इन ट्रेंड है। और दूसरा, जैसे मैं अभी बताई थी कि YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखकर बहुत से लोग सीख रहे हैं, इस हवाले से भी बताइए कि ऑनलाइन भी हम लोग अच्छा मेकअप करना सीख सकते हैं क्या? मैंने खुद जब शुरू किया था, मैंने YouTube से ही देखा था, तो आई थिंक वो आपको एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर जगह अवेलेबल है, और दुनिया में काफ़ी डिफरेंट टाइप के यूट्यूबर्स हैं। तो जैसे अगर किसी की एक्नी स्किन है, उसको नहीं पता कि मैं इसको कैसे मेकअप करूं, और किसी यूट्यूबर की एक्नी स्किन है, तो वो उसको देख के रिलेट कर सकते हैं, उसमें खुद कॉन्फिडेंस पैदा होएगा, और वो पता कर सकता है कि अच्छा ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अगर ये इस तरह की फाउंडेशन यूज़ करिए तो मे बी वो मुझे भी सूट करे। तो आई थिंक पीपल कैन रिलेट टू यूट्यूबर्स, बिकॉज हर डिफरेंट टाइप के, हर डिफरेंट स्किन टाइप के लोग हैं, और हर डिफरेंट स्किन टोन के हैं, तो वो आपको एक्चुअली सिखा सकते हैं प्रॉपर। एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड वे टू स्टार्ट अप एंड लर्न मेकअप। ठीक है। और दूसरा, जैसे मेकअप की बात कर रहे हैं, तो मुझे रामीन बताइए, जो स्मोकी आईज हैं वो अभी भी चल रही हैं? आई थिंक चल रही हैं, उतनी वो ब्लैक वाली नहीं चल रही हैं, लोग ब्राउन स्मोकी आई की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा है कि लोग थोड़े न्यूट्रल्स की तरफ आ रहे हैं, और लाइटर मेकअप, ब्रॉन्जी मेकअप की तरफ आ रहे हैं। तो मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि ब्राउन स्मोकी आई कर लूँ। फुल ब्लैक आई थिंक वो शादियों के लिए रहने देते हैं, बिकॉज नॉर्मल फंक्शंस इवेंट्स में ब्राउन स्मोकी आई ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ब्राउन स्मोकी आईज करने के बाद फिर न्यूड लिपस्टिक लगा लें तो वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। और दूसरा, आजकल कलरफुल आईलाइनर्स भी बहुत, जैसे आपने नीचे कहा कि आप पॉप अप करने के लिए लगा लेते हैं, कलरफुल आईलाइनर्स भी बहुत चल रहे हैं। डेफिनेटली चल रहे हैं। अब मैं इजी वे करती हूँ कि आई शेडो का ब्लेंड करना आसान है। अच्छा। आईलाइनर्स अगर आप, आई थिंक पाकिस्तान में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे बाहर के मैं ब्रांड्स देखती हूँ उनमें बहुत वैरायटीज़ हैं कलरफुल आईलाइनर्स के, पूरे आपको पैक्स मिल जाते हैं, जो पेन लाइनर्स होते हैं। बट यहाँ पे भी आ रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, इट्स गेटिंग हियर एज वेल, एंड लोग आई शेडो से स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक बड़ा अच्छा लगता है, आपकी फन लुक दे देता है एक आपकी मेकअप लुक को ना, कलर्स ऐड करने से। आपके कपड़ों में जो है आप न्यूट्रल मेकअप कर लो, जैसे पर्पल है तो आप थोड़ा सा पर्पल ऐड कर लो, वो टच भी हो जाएगा और वो अच्छा भी लगेगा, थोड़ा ट्रेंडी भी लगेगा। राहमीन जुबैदा हमारे साथ मौजूद थी, मेकअप आर्टिस्ट है। राहमीन, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हमें देके जा रही हैं मेकअप के हवाले से। और जिसने हमने बात की है कि जनाब हम घर पे अच्छा मेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वही है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उसके अंदर, आप कितना जो है ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं। तो हमें कुछ टिप्स देकर जा रही हैं हमारी गेस्ट जो हैं। अब मुझे भी आपने इजाज़त देनी है,